बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम चाइना टुडे में एक बार फिर खुशामदीद। इस मुनफरिद प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल अली। नाज़रीन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 20वीं कौमी कांग्रेस बीजिंग में जारी है, जिसके हवाले से शहरियों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है पार्टी पॉलिसियों की रोशनी में मुल्क का मुस्तकबिल मजीद बेहतर होगा। चीन में फसलों की बीमा पॉलिसी, अनाज को ज़ख़ीरा करने की कौमी पॉलिसी, नाबीना अफराद के लिए खसूसी ट्रैक, चीन की हीटिंग इंडस्ट्री की मसनूआत को यूरोप में बढ़ती मांग बारे रिपोर्ट भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। सदर शी जिनपिंग के कांग्रेस से तारीखी खिताब, बीजिंग में मुकीम पाकिस्तानी बैंकार और तिब्बत के रूहानी सफ़र पर मुश्तमिल रिपोर्ट भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन हस्ब मामूल प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे सेगमेंट चाइना दिस वीक से, जिसमें अहम खबरों का खुलासा आपके सामने रखा जाएगा। चीन भर में लोग सीपीसी के हवाले से बहुत पुरजोश हैं। सदर की पेशकश करदा रिपोर्ट से चीनी अवाम बहुत मुतासिर हैं। तिब्बत समेत मुल्क के दीगर इलाकों के शहरियों का कहना है कि हम हमेशा अपनी पार्टी के साथ चलेंगे, पार्टी के साथ चलते हुए मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर बनाएंगे। मुल्क भर में तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद 16 अक्टूबर को सीपीसी की 20वीं कौमी कांग्रेस के इफ्तिताही इजलास की बराह रास्त नशरियात देखने के बाद बहुत मुतासिर हुए, जिसके दौरान शी जिनपिंग ने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स पेश की। तिब्बत खुद इख्तियार इलाके के शाननिन शहर के ज़िला नीतोंग में रिहाइश पजीर पिनपा सिरिंग के मुताबिक 20वीं कौमी कांग्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मुल्क का मतलब है और लोग ही मुल्क बनाते हैं। उन्होंने कहा कि वो इससे बहुत मुतासिर हुए। सीपीसी की 18वीं कौमी कांग्रेस के बाद से उनके इलाके किसोंग में जिंदगी बहुत बदल चुकी है और बेहतर से बेहतर होती जा रही है। तिब्बत के शहरी ने कहा कि वो सीपीसी के अल्फाज पर अमल करते रहेंगे, पार्टी की मेहरबानियों को सराहेंगे और पार्टी के साथ चलते हुए एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए ठोस कोशिशें जारी रखेंगे। रिपोर्ट ने वस्ती चीन के सूबा हन्नान के एक माहिर को चीन में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त मेहनत करने की भी तरग़ीब दी है। चीन के मारूफ ज़रई साइंसदान वू चानकांग ने, जो गंदम की नई नस्लों की अफजाइश में महारत के लिए मशहूर हैं और नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस अवार्ड के इनाम याफ्ता भी हैं, कहा कि सीपीसी की 20वीं कौमी कांग्रेस की रिपोर्ट में ज़राअत में चीन की ताकत में इजाफे का जिक्र किया गया है और वो इस बारे में बहुत पुरजोश हैं। उन्होंने कहा कि वो बुनियादी ज़रई टेक्नोलॉजी की तहकीक में अपनी टीम की रहनुमाई करना चाहते हैं और मुस्तकबिल में चीनियों को इस काबिल होना चाहिए कि वो खुराक की फराहमी को मज़ीद यकीनी बना सकें और मज़ीद लजीज खानों का लुत्फ़ उठाएं। चीन दुनिया में सबसे ज्यादा ज़रई बीमा प्रीमियम का हामिल मुल्क बन गया है। सितंबर के आखिर तक ज़रई बीमा तकरीबन 14 अरब 83 करोड़ अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है। चीनी वजारत खजाना का कहना है कि ज़रई बीमा पॉलिसी के हुजम में साल ब साल 26.7% इजाफा हुआ है। चीनी वजारत खजाना ने कहा है कि चीन दुनिया में सबसे ज्यादा ज़रई बीमा प्रीमियम का हामिल मुल्क बन चुका है। वजारत की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक सितंबर के अख्ताम तक चीन में ज़रई बीमा प्रीमियम का पैमाना 105.9 अरब युआन यानी तकरीबन 14.83 अरब अमरीकी डॉलर तक रिकॉर्ड किया गया, जो साल ब साल 26.7% ज्यादा है। इस वक्त चीन में मुकम्मल लागत का बीमा और ज़रई बीमा निज़ाम के तहत पौधे लगाने की आमदनी के हवाले से बीमा पॉलिसीज़ ने 13 सूबों में 826 बड़ी अनाज पैदा करने वाली काउंटीज़ का अहाता किया है। चीन में मौजूद मुख्तलिफ कुदरती ज़खायर में महफूज पौधों के दिलकश नज़ारों की हर सू धूम मची है। सूबा कांसू के ज़ीवोलिंग कुदरती रिजर्व की पुरसकून झीलें इनवास्काम के पौधे, जानवर और परिंदे खूबसूरत दावत नज़ारा देते हैं। चीन भर में कुदरती ज़खायर में अच्छी तरह से महफूज पौधों ने मौसम ख़िज़ा के दिलकश मनाजिर तख्लीक किए हैं। चीन के शुमाल मगरबी सूबा कांसू की च्वांगलांग काउंटी में एक अहम कुदरती जंगल और चरागाहों के जंगलात, सुर्ख और नारंगी रंग के जंगलात की एक दूसरे से जुड़ी तहों के साथ, जो दूर दराज पहाड़ों और सूरज की रोशनी में पुरसकून झीलों के हुस्न को दुबाला करते हुए मौसम ख़िज़ा के मुनफरिद मनाजिर तख्लीक करते हैं। सूबे के ज़ीवोलिंग कुदरती रिजर्व में ख़िज़ा ने ज़मीन को रंग बरंगे दरख्तों और पेशदार पगडंडियों से ढांप दिया है, जहाँ दरख्तों के साए और पत्तों की ओट से चमकती रोशनियाँ परियों की कहानियों में बयान की गई दुनिया का मंजर पेश कर रही हैं। कांसू और हमसाया सूबा शानशी तक फैले हुए ज़ीवोलिंग के जंगलात सतह मुर्तफ़ा लुइस के अंदरूनी इलाके में वाक़ हैं
और 400 किलोमीटर से ज़्यादा वसीं है। ये सतह मुर्तफा पर कुदरती पौधों का एक महफूज इलाका है। तकरीबन 8000 हेक्टेयर पर मुहित इस नेशनल पार्क में मुख्तलिफ अनवा अक़साम के जानवर और पौधे पाए जाते हैं, जहाँ सुर्ख पत्ते चारों मौसमों में सबसे ज़्यादा दिलकश मंजर तख्लीक करते हैं। चीन की हुकूमत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर इक़दामात उठा रही है। 1.4 अरब नफूस के लिए सरकारी डिपों में फसलें महफूज की जा रही हैं। इस मकसद के लिए नाइट्रोजन इस्तेमाल की जा रही है, जिसकी बदौलत अनाज लंबी मुद्दत के लिए महफूज रखा जा सकता है। चीन भर में चूंकि काश्तकार मौसम ख़िज़ां की शानदार फसल काटने के लिए मसरूफ़ अमल हैं, चीन में अनाज ज़ख़ीरा करने के लिए माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए 1.4 अरब आबादी के लिए डिपो में फसल को महफूज करने की कोशिशें जारी हैं। मशरक़ी सूबा जियांगसी की हांगफंग काउंटी में वाक़ चीन के मरकज़ी अनाज के ज़ख़ायर के लिए एक सरकारी डिपो में 4000 टन से ज़्यादा अनाज ज़ख़ीरा करने के लिए नाइट्रोजन इस्तेमाल की जाती है। नाइट्रोजन का इर्तिकाज़ जब 98% तक पहुँच जाता है तो ये माहौल कीड़ों को मौसर तरीके से रोक सकता है, तदारुक कर सकता है और इन्हें ख़त्म कर सकता है, जबकि अनाज की खराबी का अमल भी सुस्त हो जाता है, जिससे ज़्यादा देर तक ये ताज़ा रह सकता है। चीन में अशिया की नुमाइश के लिए ऑनलाइन कैंटीन फेयर का इनाकाद किया गया, जिसमें 35,000 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों ने ऑनलाइन शिरकत की। इन कंपनीज ने रिकॉर्ड 30,60,000 से ज़ायद मुख्तलिफ मसनूआत की नुमाइश की है। चीन के 132वें दरामदी और बरामदी मेले में खुसूसी तौर पर डिज़ाइन करदा मुख्तलिफ ऑनलाइन सेक्शंस और फंक्शंस के तहत मुतहर्रिक तिजारती तबादलों को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इसे कैंटन फेयर भी कहा जाता है, जिसका 15 अक्टूबर को ऑनलाइन इफ्तिताह किया गया। बरामदी शोबे के तहत 16 अशिया की कैटेगरीज के लिए ऑनलाइन नुमाइश के 50 जोन कायम किए गए हैं, जिनमें दरामदी अजनास की 6 कैटेगरीज को, जो 34 ममालिक और ख़ित्तों से हैं, मुताल्लिका नुमाइशी जोन्स में शामिल किया गया है। नुमाइश में 35,000 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज ने ऑनलाइन शिरकत की, जिसमें 30,60,000 से ज़ायद रिकॉर्ड तादाद में मसनूआत रखी गई हैं। इनमें बरामदी नुमाइश कुनिंदगान की तादाद में गुज़श्ता सेशन के मुकाबले में तकरीबन 40% इजाफा देखने में आया है। पैमाने में तोसी के अलावा मेले की बदौलत प्लेटफॉर्म के अफ़ाल को भी बेहतर बनाया गया है और तिजारती फ़रोग़ की सरगर्मियों को मज़ीद तक़वियत दी गई है। चीनी शहर नॉननिंग की एक शाहराह पर नाबीना अफराद के लिए पहला ज़हीन ट्रैक खोल दिया गया। ट्रैक के दोनों तरफ लगे सेंसर्स नाबीना अफराद को रहनुमाई फ्राहम करते हैं। मॉनिटरिंग कैमरा के साथ मुंसलिक LED स्क्रीन मुतहरक हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके लिए सड़क पार करना महफूज हो गया है। चीन के जनूबी क्वांगशी चुआंग खुद इख्तियार इलाके के दारुल हुकूमत नाननिंग में नाबीना अफराद के लिए शहर का पहला ज़हीन ट्रैक आवाम के लिए खोल दिया गया है, जो नाबीना अफराद के लिए सफ़र को महफूज और ज़्यादा आसान बनाता है। नाननिंग की ट्रैफिक पुलिस डिटैचमेंट ने इंटेलिजेंट गाइडिंग सिस्टम से लैस ये ब्लाइंड ट्रैक मुकम्मल तहकीक के बाद माजूर अफराद की फेडरेशन बराए क्वांगशी चुआंग और शहरी इंतज़ामिया के इश्तराक से तामीर किया है। ट्रैक के दोनों तरफ के सेंसर्स नाबीना अफराद को फराहम किए गए कलाई बंद में नस्ब चिप से मुंतकिल होने वाले सिग्नल्स मौसूल करते हैं, जिससे मॉनिटरिंग कैमरा के साथ मुंसलिक LED स्क्रीन मुतहर्रिक हो जाती है, जबकि फुटपाथ पर मौजूद लाउड स्पीकर सड़क पर रवां दवां गाड़ियों के ड्राइवर्स को अपनी रफ्तार कम करने की तंबीह करते हैं। नाननिंग में इस ज़हीन ट्रैक पर चलने वाले नाबीना अफराद का कहना है कि बेहतर टेक्नोलॉजीज़ की बदौलत उनके लिए सड़क पर चलना अब ज़्यादा महफूज हो चुका है। ये निज़ाम गाड़ियों को भी खबरदार करता रहता है, जिससे बड़ी हद तक नाबीना अफराद की हिफाजत की ज़मानत दी जा सकती है। चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ ममालिक में तालीमी ताउन जारी है। एथोपिया, मराकश, नेपाल समेत BRI के तलबा को खसूसी तौर पर बीजिंग के एक यूनिवर्सिटी में दाखिला दिया गया। इन तलबा को 2 साल के दौरान BRI के हवाले से खसूसी कोर्सेज सिखाए जाएंगे।
چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت تعلیمی تعاون نے منسلک ممالک میں عوام کے لیے روزگار کی فراہمی بہتر بنانے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، جبکہ ترقی پذیر ممالک کے درمیان اقتصادی اور تکنیکی ترقی کی صلاحیت میں بھی اضافہ کیا ہے۔ رواں سال 31 اگست کو بیجنگ نارمل یونیورسٹی کے تحت بیلٹ اینڈ روڈ اسکول کے چوہائی کیمپس نے ایتھوپیا، نیپال اور مراکش سمیت BRI کے دیگر شرکاء کے بیرون ملک مقیم طلباء کے ایک گروہ کو خوش آمدید کہا۔ یہ طلباء آئندہ 2 سال میں خصوصی کورسز سیکھیں گے، جن میں BRI پالیسی کا نظریہ، کوانگ تونگ، ہانگ کانگ، مکاؤ خلیج عظیم کی تعمیر و انتظام، ابھرتی ہوئی منڈیوں کے حامل ممالک کی اقتصادی ترقی، چینی معیشت اور معاشرے پر تحقیق اور قیادت سے متعلق علوم شامل ہیں۔ ماضی کے ابتدائی 28 طلباء کے بعد سے اب ان کے پاس 491 طلباء موجود ہیں، جو دنیا کے تقریباً ہر بر اعظم سے تعلق رکھتے ہیں۔ یورپ میں چین کی ہیٹنگ مصنوعات کی مانگ بڑھ گئی ہے، جس میں ہیٹرز، گیزر اور دیگر مصنوعات شامل ہیں۔ تیسری شہر کی الیکٹرانکس کمپنیاں یورپ کی بڑی درآمد کنندہ بن چکی ہیں۔ چین سے رواں برس تقریباً $47 کروڑ کی تھرمل مصنوعات یورپ بھیجی گئی ہیں۔ چین کے مشرقی صوبہ چچیانگ کے شہر سیشی میں چینی کمپنیز یورپی صارفین کی جانب سے پورٹیبل ہیٹر اور دیگر حرارتی آلات کے بڑھتے ہوئے آرڈرز موصول کر رہی ہیں، جنہیں قدرتی گیس کی محدود فراہمی اور توانائی کے بڑھتے ہوئے اخراجات کے ساتھ سردی کے سخت موسم کا سامنا ہے۔ اکتوبر کا مہینہ ہیٹر تیار کرنے کے لیے آف سیزن کا آغاز تصور کیا جاتا تھا، لیکن رواں سال شہر میں آلات بنانے والی کمپنیز میں مختلف تھرمل مصنوعات کی اسمبلی لائنز اس وقت بھی فعال ہیں۔ تھرمل مصنوعات کے لیے پروڈکشن بیس قرار دیے جانے والے سیشی شہر میں رواں سال کے ابتدائی 8 ماہ کے دوران تھرمل مصنوعات کا برآمدی حجم 3.35 ارب یوان یعنی تقریباً 47 کروڑ امریکی ڈالر ریکارڈ کیا گیا، جو سن 2021 کے مقابلے میں 26% سے زیادہ ہے۔ ان میں سے یورپ جانے والی مصنوعات کی مالیت 1.53 ارب یوان یعنی تقریباً 21 کروڑ امریکی ڈالر ہے، جو سال بہ سال 25% سے زیادہ ہے۔ شہر میں قائم یولونگ الیکٹرک اپلائنسز کمپنی 10 سال سے زیادہ عرصے سے حرارتی مصنوعات فروخت کر رہی ہے اور اس کی فروخت میں گزشتہ 9 ماہ کے دوران 30% سے زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ چین کے شہری اور دیہی علاقوں میں کافی شاپس کی مقبولیت بڑھ رہی ہے۔ چین میں کافی مارکیٹ کا حجم 2021 میں 382 ارب یوان تھا، جبکہ چین کے کاروباری مرکز شنگھائی میں اینٹوں کا پرانا بھٹا مقبول کافی پوائنٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ چین میں کافی پینے کا تیزی سے بڑھتا ہوا رجحان نہ صرف شہری کاروباری اضلاع بلکہ دیہی علاقوں تک بھی پہنچ چکا ہے۔ ملک بھر میں منفرد اجزاء پر مشتمل کافی شاپس کی ایک قسم صارفین کو اپنی جانب متوجہ کر رہی ہے۔ ایک معروف چینی فوڈ ڈیلیوری پلیٹ فارم Ele.me کی طرف سے جاری کردہ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق چین میں کافی مارکیٹ حالیہ برسوں کے دوران تیزی سے پھیل رہی ہے، جس کا حجم سن 2021 میں 382 ارب یوان یعنی تقریباً 54 ارب امریکی ڈالر تک ریکارڈ کیا گیا۔ یہ اعداد و شمار تیزی سے بڑھتی ہوئی کافی کی صنعت کے لیے تقریباً 28% سالانہ اضافے کی نمائندگی کرتا ہے۔ چین کے مالیاتی مرکز شنگھائی میں اینٹوں کا ایک ویران بھٹا جو 1969 میں تعمیر کیا گیا تھا، اب ایک کافی شاپ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ شنگھائی میں کرسٹیز کے 2 روزہ مشہور فن پاروں کی نمائش کا آغاز ہو گیا، جس میں مجموعی طور پر 150 سے زائد فن پاروں کی نمائش کی جائے گی۔ ان فن پاروں کی نیلامی سے $1 ارب سے زائد آمدن متوقع ہے۔ شنگھائی میں 15 اکتوبر کو کرسٹیز کی جانب سے نومبر میں بڑے پیمانے پر امدادی نیلامی کے لیے تیار کیے گئے 2 مشہور فن پاروں کی 2 روزہ جائزہ نمائش کا آغاز ہوا۔ کرسٹیز کی جانب سے ویژنری دی پال جی ایلن کلیکشن پیش کی جائے گی، جسے 9 اور 10 نومبر کو نیو یارک کے راک فیلر سینٹر میں مائکروسافٹ کے آنجہانی شریک بانی اور مخیر شخصیت پال جی ایلن کے مجموعے سے 150 سے زیادہ فن پاروں کی نیلامی میں رکھا جائے گا۔ امدادی کاموں کے لیے اس نیلامی کا حجم منفرد حیثیت رکھتا ہے، جس کا تخمینہ 1 ارب امریکی ڈالر سے زائد لگایا گیا ہے۔ نیلام کیے جانے والے فن پارے اس وقت دنیا بھر کے مختلف شہروں کے دورے پر ہیں، اور ان میں سے 2 فن پاروں گستاف کلیمت کے برچ فارسٹ اور کلاڈ مونے کے واٹرلو برج کی 15 اکتوبر سے شنگھائی میں 2 روزہ نمائش کا آغاز کیا گیا ہے۔ سال 1903 میں جدید آرٹ کے علمبردار گستاف کی جانب سے تخلیق کیا گیا فن پارہ برچ فارسٹ مصوری کی تاریخ میں ایک اہم مقام کا حامل ہے۔
मकई की प्रोसेसिंग के बाद बनी मसनूआत की मांग बढ़ने लगी है। माहिरीन के मुताबिक मकई की ज़ैली मसनूआत को बायोडिग्रेडेबल कटलरी में तब्दील किया जा सकता है, जो कि आलूदगी फैलाने वाली प्लास्टिक की मसनूआत का नेमुल बदल साबित हो सकते हैं। शुमाल मशरकी चीन के ज़रखेज़ काली मट्टी के मैदानों में उगाई जाने वाली मकई की प्रोसेसिंग की जदीद तकनीक किसानों, मकामी और प्रोसेसर्स को नई मसनूआत मंडी में लाने और इस अहम फसल से ज़्यादा आमदनी हासिल करने का मौका फराहम कर रही है। बुनियादी खाने और मशरूबात की मसनूआत की तैयारी से लेकर गर्म मकई के जूस, जो चीन भर में सेहत के बारे में शऊर रखने वाले सारिफीन के लिए एक मकबूल टॉनिक बन चुका है, मकई की ज़ैली मसनूआत से बायोडिग्रेडेबल कटलरी और क्रॉकरी बनाने तक मसरूफ़ कारोबारी अफराद के लिए मकई के दाने की सुनहरी सनत की जंजीर साबित हो रही है। चीन के शुमाल मशरकी सूबा चीलिन के एक जदीद प्रोसेसिंग सेंटर में मकई के भुट्टे को प्रोसेस किया जाता है और इसे कॉर्न स्टार्च, कॉर्न सिरप, कॉर्न शुगर और अमाइनो एसिड समेत दीगर मसनूआत की एक वसी रेंज में तब्दील किया जाता है, जो ग़िज़ाई सनत या बराह रास्त सारिफीन को फ़रोख्त की जा सकती हैं। मज़ीद प्रोसेसिंग के ज़रिए मकई की ज़ैली मसनूआत को बायोडिग्रेडेबल कटलरी और क्रॉकरी में तब्दील किया जा सकता, जो आलूदगी फैलाने वाली प्लास्टिक की मसनूआत का नेमुल बदल साबित हो सकते हैं, जो फूड सर्विस इंडस्ट्री में आम हैं। बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 20वीं कौमी कांग्रेस जारी है, जिससे खिताब करते हुए चीन के सदर शी जिनपिंग का कहना है कि गुज़श्ता दहाई में पार्टी और मुल्क ने तारीखी तब्दीलियां देखी हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत बन चुका है। हमने बदउनवानी के खिलाफ तारीखी जंग जीती है। उनका मजीद क्या कहना था, इस रिपोर्ट में देखेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने 16 अक्टूबर को बीजिंग में मुनक्किदा CPC की 20वीं कौमी कांग्रेस के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं और गुज़श्ता दहाई के दौरान पार्टी और मुल्क के मकसद में तारीखी तब्दीलियां देखने में आई हैं। शी जिनपिंग ने कहा कि गुज़श्ता दहाई में पार्टी और अवाम के मकसद के लिए फौरी अहमियत के हामिल 3 बड़े वाक़यात और ख़ास तारीखी अहमियत की निशानदही की गई। हमने हर लिहाज से एक एतदाल पसंद खुशहाल मुआशरे की तामीर मुकम्मल करने के लिए भरपूर कोशिशें करते हुए गुर्बत का खात्मा किया। इस तरह पहला 100 साला हदफ मुकम्मल किया गया और ये तारीखी कारनामा था। शी जिनपिंग ने मजीद कहा कि पार्टी ने चीन को हर लिहाज से एक जदीद सोशलिस्ट मुल्क की तामीर के नए सफर पर गामजन किया है। गुज़श्ता दहाई के दौरान CPC ने एक नए दौर के लिए चीनी खुसूसियात के हामिल सोशलिज्म के बारे में सोच कायम की है। चीन की मजमूई तरक्की और चीन की इक़्तिसादी ताकत में तारीखी इजाफा हुआ। गुज़श्ता दहाई के दौरान चीन की GDP 540 खरब युआन यानी तकरीबन 75.1 खरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर 1140 खरब युआन हो चुकी है, जिसका माशी मजमूई हिस्सा 7.2% इजाफे के साथ आलमी मईशत का 18.5% बनता है। इसके साथ ही चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत भी बन चुका है। शी जिनपिंग ने कहा कि गुज़श्ता 10 साल के दौरान चीन की फीकस GDP 39,800 युआन से बढ़कर 81,000 युआन तक पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया कि अनाज की पैदावार के लिहाज से चीन दुनिया में पहले नंबर पर है और इसके ज़र मुबादला के ज़खायर और पैदावारी शोबा भी दुनिया भर में सरे फहरिस्त है। शी जिनपिंग ने मजीद कहा कि CPC ने शानदार सियासी जुर्रत के साथ इस्लाहात को जामे तौर पर मजबूत किया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता दहाई के दौरान CPC ने अवाम पर मबनी तरक्की के फलसफे को नाफिज करते हुए इस ख्याल पर अमल किया कि रोशनी, पानी और सरसब्ज पहाड़ अनमोल असासा हैं। पार्टी ने कौमी सलामती के लिए एक जामे नुक्ते नज़र का इत्तलाक किया और नए दौर में मुसल्लह अफवाज की मजबूत तामीर का हदफ मुकर्रर किया है। शी ने कहा कि पार्टी ने एक मुल्क दो निज़ाम के उसूल को मुकम्मल और दियानतदारी के साथ नाफिज किया है। तमाम महाजों पर चीनी खुसूसियात के हामिल बड़े मुल्क की हैसियत से सिफारतकारी बेहतर बनाई और पार्टी की सख्त सेल्फ गवर्नेंस को बरूए कार लाने में अहम पेशरफ्त की है। शी जिनपिंग ने कहा कि हमने बदउनवानी के खिलाफ उस पैमाने पर जंग लड़ी है जिसकी हमारी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने पार्टी के ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो जिम्मेदारियों में कोताहियों को नजरअंदाज न करें और मुश्किलात और मसाइल से निपटने के लिए 2 गुना कोशिशें करें। चीनी सदर ने कहा कि नए दौर की अजीम कामयाबियां हमारी पार्टी और हमारे लोगों की इज्तिमाई लगन और मेहनत से हासिल हुई हैं। शी जिनपिंग ने कहा कि नए दौर के गुज़श्ता 10 साल के दौरान हासिल की गई अजीम तब्दीली CPC और अवामी जमहूरिया चीन की तारीख में इस्लाहात और खुलेपन, सोशलिज्म की तरक्की और चीनी कौम की तरक्की में एक संगे मील की निशानदही करती है।
यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, रहिए GNN के साथ। वेलकम बैक। चीन के देहात में अब जिंदगी आसान और पैसा कमाना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। देहाती जदीद काश्तकारी की बदौलत खुशहाल हो रहे हैं। बुजुर्गों के लिए हुकूमत और रजाकार खिदमत फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथी मेज़बान हमें अपने गांव और उसके एक हमसाये गांव की सैर करा रही हैं, जहां किसान खुशहाल और मुतमिन जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। किसानों के लिए मौसम खज़ां साल का अहम तरीन वक्त है। फसल की कटाई का दिन ये वो मौका होता है जिसका किसान साल भर बेताबी से इंतज़ार करते हैं। फसल की कटाई ये चीनी किसान का हजारों साल कदीम विरसा है, जो अपने हाथों से खुशगवार जिंदगी तहरीक करते हैं। मूंगफली की कटाई का मौसम आ चुका है और आज मैं घरवालों के साथ मूंगफली की कटाई के लिए खेत में जाऊंगी। मौसम खज़ां की सुबह में अभी तक धुंध नहीं छाई है और सब्ज़ पत्ते खामोशी से जर्द रंग में तब्दील हो रहे हैं। फसल की कटाई के मौसम में लोग हमेशा मसरूफ और खुश रहते हैं। सूरज मक्की के खेतों को गर्मा कर अब सबके मुस्कराते चेहरों को रोशन कर रहा है। अच्छी फसल मेहनत का बेहतरीन सलाह है। मेरे वालिद साहब को हर किस्म की मशीनरी के बारे में जानने का बहुत शौक़ है। हमारे गांव में किसी की गाड़ी ख़राब हो जाए तो वो उसे ठीक करने के लिए मेरे बाप के पास आता है, और इस मशीन का भी यही हाल है कि अगर इसमें कोई ख़राबी हो तो मेरे बाप खुद ठीक कर सकते हैं। अगरचे मेरे वालिद कोई पेशावर इंजीनियर नहीं है, लेकिन वो मुख्तलिफ मैकेनिक उसूलों में कमाल महारत रखते हैं और वह खुद तालीम याफ्ता भी हैं। कारें, ट्रैक्टर, कटाई करने वाले ट्रैक्टर वो सब कुछ जरा सकते हैं और मरम्मत भी कर सकते हैं। इसी वजह से वालिद साहब फसल की कटाई के मौसम में खेतों में पुरकशिश तरीन शख्सियत बन चुके हैं। अपनी मूंगफली की फसल काटने के बाद वो गाँव वालों की मदद करने में मसरूफ़ हैं। मेरे वालिद खेतों में इंतहाई मसरूफ़ और सबसे खुश रहते हैं। जब मैं छोटी थी, मैं अपने वालिदैन के गाँव में बहुत दिलचस्पी लेती थी और मैं खुद ट्रैक्टर चला सकती थी और जरी मशीन चलाना मेरा शौक था। इसीलिए आज मैं हर किस्म की मशीन चला सकती हूँ। माज़े में फसल की कटाई का दर तवील मंसूबा हुआ करता था। मूंगफली की कटाई में तकरीबन नस्फ माह लगता था। अब मशीनी कटाई की वजह से बहुत सहूलत पैदा हुई है और खुदकार तरीके से कामों का एक सिलसिला जल्द मगमर किया जा सकता है, जैसे कि पौधों को निकालना, मिट्टी की तरतीब और फल चुनना, जिससे कटाई की कारकर्दगी बहुत बेहतर होती है। एक दिन में हर मशीन 80 मुँह तक मूंगफली उठा सकती है। रवायती हल, कदार, दरांती से लेकर मशीन तक
जहानत की सतह को मुसलसल बेहतर किया गया है, जिससे रवायती देही ज़राअत में मज़ीद सहूलत और कारकर्दगी में बेहतरी आई है, जिनमें मूंगफली की काश्त का रकबा दुनिया में पहले नंबर पर है। आज देही इलाकों में ज़िंदगी बहुत बेहतर और तरक्की याफ्ता हो गई है। न सिर्फ फसल काटने के लिए तो मशीन का इस्तेमाल बहुत आसान है, बल्कि लोगों के लिए पैसे कमाने के बहुत से ज़्यादा मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं, जैसे फूल उगाना और दरख्त उगाना है। सुना है कि करीब एक गाँव में लोग फूल और दरख्त उगाकर बहुत अमीर हो गए हैं, तो मैं थोड़ी देर वहाँ जाऊंगी। माजी में लियिंग गाँव का शुमार उर्बत तरीन गाँव में किया जाता था। यहाँ ट्रैफिक मसदूद थी, वसाइल की कमी थी, 1400 मुँह काबिले काश्त अर्जी सारी सेमो धोर का शिकार थी और अनाज की पैदावार बहुत कम थी। एक कहावत थी कि लड़कियाँ लियिंग गाँव के मर्दों से शादियाँ नहीं करती थी। 1990 की दहाई में लियिंग गाँव के लोगों ने वक्त के मौके से फ़ायदा उठाया, ज़मीन पैदावार के एक नए मॉडल की खोज की। जो ज़मीन काश्तकारी के लिए मौजूद नहीं थी, उसे आला दर्जे के बीजों की अफजाइश के अड्डे में तब्दील किया। इन कीमती फूलों और पौधों को मार्केट में बहुत मकबूलियत मिली। आज ये खारी ज़मीन एक खजाने का संदूकजा बन चुकी है। लियिंग गाँव के हर खानदान की आमदनी बहुत ज़्यादा है। हर खानदान के पास अपने बंगले हैं, सनद खुशहाल है और यहाँ का माहौल काबिले रिहाइश है। ये एक हकीकी खूबसूरत गाँव है। अब लड़कियाँ लियिंग गाँव में शादी की तमन्ना और इंतज़ार करती हैं। एक ऐसे शानदार गांव में रहते हुए लोगों को शहरों की ज़िंदगी से हस्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सुना है कि कुछ गाँव में बुजुर्गों के लिए खुसूसी कैंटीन भी चला रहा है और इनके खाने पीने के मसाइल हल हो गए हैं। तो थोड़ी देर हम इस पर एक नज़र डालेंगे। ये बज़ाहिर एक आम सी कैंटीन गाँव में बुजुर्गों के लिए एक खास कैंटीन है। यहाँ यौमिया दिन वक्त के खाने की कीमत सिर्फ 250 रुपये है, जिसमें हुकूमती सब्सिडी 30 रुपये है और तामीराती बैंक के अतियात 60 रुपये हैं। मामूर अफराद को सिर्फ 160 रुपये अदा करने पड़ते हैं। सुना है कि इस कमरे में तमाम चीज़ें लोगों ने डोनेट की हैं। बुजुर्ग खानदान की मजबूत जड़ की मानंद है। बुजुर्गों की इज्जत और एहतराम हमेशा से जीनी कौम की रवायती खूबी रही है। ओल्ड एज कैंटीन की बदौलत देही इलाकों में बुजुर्गों के खाने का मसला हल हुआ है। बहुत से रिज़ाकार बुजुर्गों की देखभाल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये रिज़ाकार बुजुर्गों के बार दर्शवाने, कपड़े धोने, बुजुर्गों को नहलाने समेत हर त्यौहार पर उनके लिए खुसूसी परफॉर्मेंस भी पेश करते हैं। मालियात और दीगर वसाइल की फराहमी के हवाले से यहाँ हुकूमत अपना किरदार निभाती है, बुजुर्ग अपनी काविश पेश करते हैं और मुआशरा अपनी समाजी जिम्मेदारी अदा करता है। यूँ सब की थोड़ी थोड़ी शराकत से सामने आने वाला पेंशन का ये मॉडल ज़्यादा से ज़्यादा देही इलाकों में मकबूल हो रहा है। ये फसल की खुशी का साल है। ये चीन का नया देही इलाका है। आज हम आपको बीजिंग में मुकीम एक कामयाब पाकिस्तानी शहरी मिस्टर हसीब से मिलवाने जा रहे हैं, जो अस्करी बैंक से मुंसलिक हैं। मिस्टर हसीब के वालिद पाकिस्तानी सिफारतखाने में मुलाजमत करते रहे। उन्होंने यहाँ ही प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक तालीम हासिल की। मिस्टर हसीब और उनका अस्करी बैंक कैसे पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबारी रवाबत को बढ़ा रहा है, इस हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं।
CBD बीजिंग में सबसे बारौनक इलाका है। मैं यहाँ हूँ। होथोंग बीजिंग में सबसे रिवायती गलियाँ हैं। मैं यहाँ भी हूँ। मैं एक पाकिस्तानी हूँ और बीजिंग का शहरी हूँ। मैं हसीब चीन में अस्करी बैंक पाकिस्तान का चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर हूँ। मेरे बहुत से ग्राहक समझते हैं कि मैं बीजिंग का एक शहरी हूँ। वो कहते हैं कि टेलीफोन में मेरा लहजा बिल्कुल बीजिंग के शहरी जैसा है, फिर मुलाकात के दौरान अजीब सा लगता है। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, लेकिन बीजिंग मेरा आबाई शहर कहा जा सकता है। मेरे वालिद चीन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में काम करते थे। बचपन से ही मैं अपने वालिद के साथ बीजिंग में रहा था। सिफारत खाना ही मेरा घर था। मैं यहाँ खेलता रहा। आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ। प्रिंसिपल के दफ्तर के दाएं तरफ इमारत प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल हैं। हाई स्कूल के लिए ये इमारत है। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी स्कूल की आखिरी इमारत है। ये नवंबर 1985 में तामीर की गई। फिर हम यहाँ आए। किंडरगार्टन, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, फिर छंगख्वा यूनिवर्सिटी। पढ़ाई के लिए मेरा सारा वक्त बीजिंग में गुजरा है। यहाँ मेरा बचपन, मेरी जवानी, मेरी तमाम यादें हैं। छोटी उम्र में ही वालिद ने बताया था कि चीन और पाकिस्तान गहरे दोस्त हैं। जब मैं पाकिस्तान वापस आया, मैं अक्सर अपने दोस्तों को बीजिंग की कहानियां सुनाया करता था। असल में उस वक्त ही से मैंने चीन और पाकिस्तान के दरमियान सकाफती तबादलों के बारे में काम करना शुरू किया है। ग्रेजुएशन के बाद मैं काम के लिए पाकिस्तान वापस गया। बचपन के मुकाबले में चीन और पाकिस्तान के दरमियान तबादले ज्यादा हो रहे हैं। इस्लामाबाद और कराची में काम या तालीम के लिए आने वाले चीनी दोस्त ज्यादा हो रहे हैं। मेरे काफी ज्यादा पाकिस्तानी दोस्त भी मुलाजमत के लिए बीजिंग या शंघाई चले गए। 2016 में अस्करी बैंक ने बीजिंग में रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस कायम किया। कई सालों के बाद मैं बीजिंग वापस आया, जिससे मैं वाकिफ हूँ। उस वक्त चीन पाकिस्तान राहदारी के आगाज को 3 साल हो चुके थे। अस्करी बैंक पाकिस्तान का बीजिंग ऑफिस 2016 के आखिर में कायम हुआ। हमारा सबसे अहम मकसद दी बेल्ट एंड रोड में एक पुल बनना है। हमारा बैंक फाइनेंसिंग के शोबे में कुछ मदद फराहम करता है या मंसूबों के हवाले से कुछ मालूमात देता है। दी बेल्ट एंड रोड चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी, चीन और पाकिस्तान के दरमियान तबादले और रवाबित माजी से मजीद करीब हो रहे हैं। बीजिंग और इस्लामाबाद के वक्त में 3 घंटों का फर्क है, लेकिन एक टेलीफोन कॉल, एक वीचैट मैसेज के जरिए एक लम्हे में ही राब्ता हो जाता है। वक्त हमेशा से बहुत कीमती चीजों को साथ लेकर चला जाता है। सिफारत खाने में वालिद के बारे में तमाम यादें जैसा कल ही की बात थी। उन्होंने हमें बताया था कि तुम अपने वतन से प्यार करो, चीन पाक दोस्ती को कदर की निगाह से देखो। वो सब मेरी यादों में सबसे गहरे नक़ूश छोड़े हुए हैं। वक्त हमारी यादों को खूबसूरत लिबास भी पहनाता है। बीजिंग में मेरे बचपन की यादें अब मेरी जिंदगी में चीनी जीन्स बन चुकी हैं। कुछ चीजों में तब्दीली नहीं आई। बीजिंग की गलियां उसी तरह की हैं जैसी मैंने बचपन में देखी थी। जिनमें तब्दीलियां आई हैं ये मजीद खूबसूरत बन रही हैं। बीजिंग का CBD मजीद बारौनक बन चुका है और मेरे चीनी दोस्तों में इजाफा होता जा रहा है। बचपन में अपने वालिद के साथ मैंने चीन पाक दोस्ती की तारीख का मुशाहिदा किया। अब मैं बीजिंग वापस आया, अपने आबाई शहर, हमारी चीन पाक इक़्तिसादी राहदारी की तामीर के लिए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। रहिए GNN के साथ।
सेगमेंट चाइना ट्रैवल में तिब्बत की सैर जारी रखेंगे। तिब्बत का दारुल हुकूमत लहासा बहुत से अफराद के नज़दीक मुकद्दस शहर की हैसियत रखता है। चीन समेत दुनिया भर से लोग इस शहर की ज़ियारत के लिए आते हैं। लहासा को जोखंग मंदिर मुकद्दस मजहबी मकाम समझा जाता है। हज़ारों किलोमीटर की पैदल मुसाफत तय करके लोग यहाँ आते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। तिब्बत में सड़क पर हर रोज हम ऐसे बहुत से ज़ायरीन को देख सकते हैं। इन्हें ज़ियारत के लिए रोजाना कई किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। लोगों का एक ऐसा ग्रोह है जो अपने अकायद के मुताबिक दूर दराज का सफर करता है। लातादाद बार सजदे करते झुकते वो कदम ब कदम मुकद्दस शहर लहासा के जानिब बढ़ते हैं। सड़क पर ऐसे बहुत से ज़ायरीन देखे जा सकते हैं। इनमें से ज्यादातर लहासा के जोखांग मंदिर जा रहे हैं। इनका ख्याल है कि इस तरह इनके जहनों की मशक होती है। क्या आप लहासा जा रहे हैं? जी हाँ। क्या जोखांग मंदिर? जी हाँ। आप कहाँ से हैं? कान्नान। कान्नान से? अच्छा, सुबह कांसू से। आप कब से सफर कर रहे हैं? 2 माह से। 2 माह हो चुके हैं, तो आप कहाँ जा रहे हैं? लहासा। ये आपके लिए। बहुत शुक्रिया। उन्होंने अपना सफर 2 माह पहले शुरू किया था और मजीद 1 माह में लहासा पहुंच सकते हैं। वहां तक अब भी 400 किलोमीटर से ज्यादा फासला बाकी है। जब मैंने पहली बार इन्हें देखा तो मुझे धचका लगा। इसके बाद मैंने खास तौर पे इनकी तारीफ की। आप अपनी नींद कैसे पूरी करते हैं? जहाँ होटल होते हैं वहाँ सोते हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं और शाम 7 बजे तक पैदल चलते हैं। कभी कभार 8 या 9 बजे तक भी चलते रहते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। महफूज रहे। हम बिला झिझक पूरे खलूस के साथ सजदा रेज होते हैं। मुस्तकबिल की दुनिया की खूबसूरती के लिए और दुनिया की तमाम जानदारों के लिए अमन और खुशबख्ती की दुआ करते हैं। हम सुबह सिचुआन के शहर आबा से आए थे और अब हम एक भी दिन आराम किए बगैर 1800 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल चुके हैं। हम बारिश में भी नहीं रुकते। आप देख सकते हैं कि हमारे कपड़े गीले हैं। सिर्फ 10 दिन में जोखिंग मंदिर तक पहुंच जाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वापसी का सफर इख्तियार करेंगे, एक महफूज सफर। आप बारिश में आहिस्ता चलते हैं। मैं आपको एक महफूज सफर की दुआ देता हूँ। महफूज रहें। बहुत शुक्रिया। मैं पहुंचने वाला हूँ। खुदा हाफिज। इनके पैरों पर जमी धूल इन्हें दरपेश मुश्किलात की गवाह है और पेशानी की झुर्रियां इसी असल इरादे को जाहिर करती हैं। रास्ते में बर्फ पोश पहाड़, दरिया और झीलें, सूरज, चांद और सितारे इनके अकीदे के नक्श-पा की गवाही देते हैं। हम में से हर एक खलूस के साथ अपने अपने तरीके से अज़म और बहादुरी के साथ अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए तैयार है। सफर करने की क्या अहमियत है? मेरी समझ के मुताबिक मुलाकात करना, वतन के लामहदूद शानदार पहाड़ों और दरियाओं से मुलाकात। जब मैं यहाँ पहुँचती हूँ तो वाकई ही वक्त को महसूस कर सकती हूँ। यानी तिब्बत में वक्त मेरे हाथ में होता है। मैं अब बर्फपोश पहाड़ों और झीलों को देख रही हूँ। बर्फ से ढके ये पहाड़ और झीलें मेरी हैं। मैं इस वक्त यॉर्क देख रही हूँ और इससे कुछ फासले पर सड़क देखती हूँ। फिर इस वक्त ये तमाम लम्हात मेरे हैं। पुरखलूस और सादा तिब्बती लोगों से मुलाकात। तिब्बत के सफर का ये मेरा पहला मौका है। जब गाड़ी हर जगह चली तो एक नाकाबिले बयान मुकद्दस एहसास था। जब मैंने ऊपर देखा तो मुझे यूं लगा जैसे मैंने जो भी मसाइब बर्दाश्त किए हैं वो रायगाह नहीं गए, और मैंने महसूस किया कि वाकई इसी की अहमियत है। ये मेरा तिब्बत आने का पहला मौका है। इसे अपनी आंखों से जरूर देखना चाहिए। ये अच्छे दोस्त बनाने की जगह है। यहाँ बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस किस्म का सफर बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगी में बेशुमार अमूमी मामलात होंगे जो तेज रफ्तार जिंदगी से मुतासिर होते हैं, लेकिन जब आप इस बेआबान में होंगे तो आप अपने आप से बात करने के काबिल हो जाएंगे और अपने जिस्म और दिमाग को, फितरत को महसूस करने देंगे। सफर के बाद एक बेहतर खुद से मुलाकात। तिब्बत एक जादुई जगह है। आप इसे अपनी आंखों से देखकर ही जान सकते हैं कि ये तिब्बत है।
अपने आंसू रोक रही हूँ क्योंकि मैं जल्द वापस जा रही हूँ। मैं बहुत उदास हूँ। मैं फिर आऊंगी। तिब्बत एक जुनून है। अगर आप वहाँ नहीं गए तो लगता है जैसे जिंदगी कुछ खो रही है। उस वक्त चाहे आप एक लापरवाह नौजवान हो या बालिग ढेर उम्र शख्स, आसमान से करीब तरीन पुरजोश सरजमीन हमेशा आपसे ये कहने का इंतजार कर रही है। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट चाइना टुडे। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।